बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, परेड पर तो सभी की निगाहें टिकी ही होती हैं और उसको लेकर खासा एक्साइटमेंट, लेकिन एक और चीज है जिस पर सभी की निगाहें हमेशा टिकती हैं, वो है पीएम मोदी का लुक। कभी वो खलारी पगड़ी में होते हैं, कभी वो एक नई किस्म की टोपी में होते हैं। क्या लगता है आज किस तरीके से वो अपने लुक से सुर्खियां बटोरने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पहले से कुछ अनुमान लगाना, हम लोग देख रहे हैं कि जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं तो वो ये तो देखिए हम लोग उनके पोशाक की बात कर रहे हैं कि वो क्या पहनेंगे। हालांकि हर अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया। उनकी पोशाक लगातार चर्चा का विषय रहती है, चाहे वो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, चाहे वो 15 अगस्त के दिन हो। वो लगातार नए नए रूप रंग में वो आते हैं। देखिए, और वो एक बड़ा सा मैसेज देके जाते हैं। वो तो उसमें वो मैसेज भी देते हैं। लेकिन वो मंत्रिमंडल में हम लोग एक दौर होता था जब व्याख्या करते थे कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अब तो उस मामले में भी जो तमाम कयासबाजियां लगाई जाती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सोचिए कि नए वहां पे अध्यक्ष बने, जिस अध्यक्ष को नाम बनने से पहले देश में लगभग कोई जान भी नहीं रहा था। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी में एक स्थिति है कि सरप्राइज फैक्टर, हर्षा जी, तो प्रधानमंत्री का पोशाक भी आज वो सरप्राइज फैक्टर का ही मामला मान लीजिए कि उसमें वो क्या पहनेंगे, और कहना बड़ा मुश्किल सा चीज है। लेकिन हाँ, वो भारतीय संस्कृति के विरासत को दिखाने वाला कोई न कोई एक शानदार जो है कि वो वेशभूषा में वो नजर आएंगे हम लोगों को, शानदार पगड़ी में भी नजर आते हैं वो। तो वो अलग अलग दृष्टि से वो कई बार जो है कि वो उसमें पूर्वोत्तर की छाप भी होती है, कई बार उसमें दक्षिण भारत की छाप भी होती है। तो अलग अलग हिस्से में कुछ भी रूप हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा इस समय कि चूंकि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, एक तरह से हम लोगों को अधिकारों से सुसज्जित किया है। और हम लोग, आप देखिए कि संविधान की ताकत, चूंकि आज उसी संविधान के लागू हुए 77 वर्ष हो गए और हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कि भारत के पास पड़ोस में जितने भी जगह हैं, आप सोच के देखिए पाकिस्तान में कितने ही संविधान बने और खत्म हो गए, सैनिक शासन की स्थिति आई। अभी हम लोग बांग्लादेश की परिस्थिति देख रहे हैं, श्रीलंका की परिस्थिति देख चुके हैं, नेपाल की परिस्थितियों को देख चुके हैं हम लोग। लेकिन भारत इस समय एक तरह से हम लोग कह लीजिए यहाँ पे कि संविधान ने, और जो भारत की मूल जो है कि भावना है राष्ट्रीयता की, उसने किस प्रकार से पूरे देश को जोड़ के रखा है, जो आज कर्तव्य पथ पे दिखेगा भी उसमें 29 झांकियों में भी दिखेगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत की ताकत को लेकर बात करें, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर बात करें, और भारत के हम लोकतंत्र को लेकर बात करें, यानी कि लोगों का तंत्र, उसको लेकर बात करें, वो पूरी तरीके से अडिग है, मजबूत है और मजबूती से खड़ा भी है। और इसी के साथ मिश्रा जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं यहां पर आप समझना चाहूंगा कि जहां बात मजबूती की हो रही है, तो भारत आज के समय में मजबूती से अपने जो पड़ोसी हैं, जो वो पड़ोसी जो परेशान हमेशा करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कर्तव्य पथ से ये जवाब कैसे जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा यहां मिश्रा जी, जिस तरीके से अगर हवाई प्रदर्शन को लेकर बात करें, तो यहां पर राफेल, सुखोई, मिग 29, C-130, C-295, P-8I समेत 29 विमानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यह भी अपने आप में पहली बार जो है बताया जा रहा है मिश्रा जी, कितने बड़े पैमाने पर विमानों का प्रदर्शन जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ के ऊपर, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर होता नजर आएगा। देखिए, भारत के साथ भारत के पड़ोसियों के संबंध कैसे हो, अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए 100, 200, 5 साल के पहले अगर आप जाके देखेंगे तो जितने छोटे बड़े अगल बगल के देश हैं, वो भारत के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भारत राष्ट्र के ही अंग थे। अगर वो अंग नहीं थे, राजशाही या कोई वहां शासक अलग हो सकता था, लेकिन कल्चर और आइडियोलॉजी सेम होती थी। इसका उदाहरण आप नेपाल को देख लीजिए, वहां का कल्चर, वहां की मान्यताएं, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज सेम है। भारत हमेशा से ही बड़ा सॉफ्ट रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को भी वो अपना एक अंग समझ करके वो चलता रहता था, चलता रहता है अभी भी। और किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन या षड्यंत्र करना, इसके खिलाफ हमेशा से ही भारत की आइडियोलॉजी रही है, चाहे कोई भी सरकार क्यों न रही हो। हम हमेशा एक मदद की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह ही छोटे मोटे देशों को, जो हमारे लिए पड़ोसी हैं लेकिन बाहर के बड़े देशों से बड़े अहम रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने वायुसेना के राफेल वगैरह की बात की है, ये एक आश्चर्यजनक विकास हुआ है टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर पे। अगर देखा जाए, वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में विकास हुआ है, मिलिट्री के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो, चाहे आर्मी हो।
लेकिन जिस हिसाब से दुनिया की जरूरतें, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है, उस हिसाब से एयरफोर्स को इक्विप्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने, और देश ने लगभग इसको पूरा किया है। आप ये देखिए कि राफेल हमारे साथ आ रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहे हैं हवाई जहाज के साथ, इवन साइबर वार जैसा आधुनिक क्षेत्र, वार फील्ड, एक वार जोन जिसको होता तो जो कि काल्पनिक ही है, कोई आपको फिजिकल वो दिखता नहीं है किसी को, वो वार फील्ड। अभी आप ये देखिए कि ये वेनेजुएला के ऊपर जब अटैक किया गया था तो ये बताया गया, ऐसी खबरें आई कि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उनके सारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के सिस्टम को जो है पहले से ही ध्वस्त कर दिया गया, रोक दिया गया। ये सारी की सारी चीजें साइबर वारफेयर के कैटेगरी में आती हैं। तो जितना एडवांसमेंट और जितने तरीके से, जितने विभिन्न प्रकार के आयामों पे होने चाहिए, वो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने बखूबी किया। तीनों सेनाओं को सिंक करना, जल सेना, थल सेना और नभ सेना को सिंक करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉर की कैटेगरी को अगर आप चाहे लेकर के देखिए, साइबर वॉर की कैटेगरी को आप लेके देखिए, क्योंकि वार का नया फील्ड आप ये मान के चलिए कि स्पेस वॉर और साइबर वॉर होगा। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर वो हुआ था, आप अगर उसकी बात करें तो इसमें एक तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी और स्पेस वॉर इन सब की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। एडवांस अब हमारे हथियार हो चले हैं, किस तरीके से हमारा दमखम बढ़ चला है। लेकिन आज एक और बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि देखने को मिलेगा, जिस तरीके से महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, ऐसे में सीआरपीएफ की जो पुरुष टुकड़ी है उसको आज लीड एक महिला करने वाली है, टीपी त्यागी जी। जी बिल्कुल सीआरपीएफ की टुकड़ी की कमांड एक महिला को मिलना, और ऐसा बीएसएफ के अंदर भी हो रहा है। जो हमारे और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके अंदर भी महिलाओं की तादाद भी बढ़ रही है, महिलाओं के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा भी हो रही है। बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे वो तैनात रहती हैं, और पैरामिलिट्री को फोर्सेस को भी छोड़िए, आर्मी के अंदर भी, नेवी के अंदर भी, एयरफोर्स के अंदर भी, अब तो पायलट भी लेडी ही है। यानी कि महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। और संदेश ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ समय पहले पार्लियामेंट में ये पास हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर भी 1/3 सीट महिलाओं को दी जाएगी। यानी कि हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान जो पहले से होता रहा है उसमें और 4 चांद लगाए गए हैं। अब जब आपने अभी बात की थी कि हमारे 29 एयरक्राफ्ट इस दफा दिखाए जाएंगे, देखिए 29 एयरक्राफ्ट को इसलिए दिखाया जा रहा है कि आज के बाद में आने वाले समय में जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जिसमें पहले आर्मी सेंटर में रहती थी, अब एयरफोर्स सेंटर में रहेगा, बिकॉज ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑफ रीच एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं सिर्फ 3 लाइन बोलता हूँ। जो राफेल है वो एयर सुपीरियरिटी कायम करता है, जो सुखोई ब्रह्मोस के साथ है वो हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करता है, और जो जगुआर है वो लो फ्लाइट करके डीप पेनिट्रेशन करके अटैक करता है। ऐसे ही बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनके भी कुछ ना कुछ स्पेशल मिशन है। अब 29 एयरक्राफ्ट को दर्शा के ये बता दिया जो हमारे एडवर्सरीज है कि सिचुएशन कोई भी हो, आंसर हर सिचुएशन का हिंदुस्तान के पास है। ये 29 एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, आपको बगैर कहे समझ में आ जाएगा। दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड टुडे। और आप बिल्कुल सही कह रही है, इस साल का जो 26 जनवरी है वो पहले गणतंत्र दिवसों से अलग है, स्पेशल है, मोर इफेक्टिव है, और पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश देने वाला है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी एक पूरी की पूरी झांकी है, जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी गई है। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा हमने करके दिखाया कि लद्दाख से लेके सर क्रीक तक ऐसा एयर डिफेंस का वॉल खड़ी करी कि कोई एनिमी टारगेट, एरियल टारगेट उसे भेज नहीं पाया। S-400 से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक छोटे बड़े सभी टारगेट को हमने उसमें ध्वस्त किया। Now this capability is unparalleled
आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम की वॉल आज तक हमको दिखाई नहीं दी। बिल्कुल 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 सर। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। राहुल जी, दूसरी ओर अगर हम बात यहाँ पर दर्शक दीर्घा को लेकर करें तो दर्शक दीर्घा से भी एक बड़ा खास संदेश जो है निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ऑडियंस बैठती थी तो पहले उसे गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3 के नाम पर जो है जाना जाता था। लेकिन अब राहुल जी, बड़ी कह सकते हैं कि गर्व की बात यह है कि जो भी गैलरीज ये बनाई गई हैं उन्हें भारत की नदियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरीके से गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों के नाम पर इसे रखा गया। क्या यह भी भारत की अखंडता की पहचान है, एक संदेश है? और दूसरी ओर क्या पाकिस्तान को भी इससे संदेश, क्योंकि नदियों को लेकर पाकिस्तान भी भारत को लगातार जो है आंख दिखाने की कोशिश करता रहा है। देखिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब पुराने समय हम लोग देखते थे कि भाई 1 2 3 4 करके गैलरीज के नाम थे, लेकिन अब जब आप गैलरीज के नाम को भारत के नदियों के नाम पे रखते हैं, क्योंकि देखिए भारत की सभ्यता और संस्कृति भारतीय नदियों की तरफ ही, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वो सिंधु नदी की तरफ विकसित थी। फिर सोचिए कि पूरे के पूरे जो है कि अभी हम लोग गंगा को कितना महत्व देते हैं, वो हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन हमारे पूरे सभ्यता संस्कृति के विकास में कितना योगदान है। यमुना का, जब हम लोग कृष्णा कावेरी नदियों की बातचीत करते हैं, जब अभी हम लोग झंडोत्तोलन पूरे देश भर में होंगे, जब राष्ट्रगान होगा, सोचिए उसमें भी कई नदियों के नाम प्रयोग होंगे। तो नदियां जो है वो केवल नदियां नहीं है, वो भारत में जीवन रेखा के रूप में है वो, और अलग अलग सभ्यता संस्कृति का विकास करने वाले तत्व के रूप में। तो इसलिए लोग जो है कि नई पीढ़ी, नए लोग पूरे अच्छे से जो है कि चाहे वो कन्याकुमारी में रहने वाला व्यक्ति हो तो पूर्वोत्तर से जुड़ सके, पूर्वोत्तर का व्यक्ति जो है वो गुजरात से जुड़ सके, गुजरात का व्यक्ति वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरे देश के लोगों से जुड़ सके। पूरे देश के भौगोलिक विविधताएं हैं और उस भौगोलिक विविधता के बीच में हम हर हिस्से से संबद्ध हो सके, उसका संदेश है वो। और मैं बार बार हम लोग सभी लोग कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का जो परेड है, जो कर्तव्य पथ पे वो परेड हो रहा है, जो 30 झांकी भी देखेंगे, उसका भी मूल मर्म यही होना है कि विविधता के बीच में एकता की स्थिति कैसे बनती है। भारत में इतने सारे डायवर्सिटी के बीच में भी यहाँ पे कोई टकराहट की स्थिति नजर नहीं आती है। हम लोग एक विमर्शी लोकतंत्र, जो भारतीय संविधान है उसको हम लोग कहते हैं कि डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, एक विमर्श की स्थिति, कि विमर्शी लोकतंत्र वाले जगह में खूब चर्चा होती है। हमारे पुराने परंपरा में भी जो है कि जब शंकराचार्य थे उस जमाने में भी जो है कि शास्त्रार्थ हुआ करते थे अभिषेक जी, अभी भी हम लोग देखते हैं कि खूब चर्चाएं होती हैं, उसमें खूब भयंकर असहमतियां होती हैं। लेकिन जब देश कोई एक निर्णय लेता है तो उस निर्णय के साथ मूलतः पूरा देश एकजुट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में हम लोगों ने देखा कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बिल्कुल वो पूरा देश जो है कि उस ऑपरेशन सिंदूर राहुल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर भारत की अखंडता जो है उसका परिचय यहां से देखने को मिलेगा। इस बीच आप तीनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें, केवल 5 सेकंड के ब्रेक के बाद लौटेंगे हम। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो लगातार बात आज की परेड की, आज की तस्वीरों की, जो भव्य तस्वीरें आज निकलकर सामने आएंगी, जो दमखम आज देखने को मिलेगा, जो ताकत आज देखने को मिलेगी, लेकिन इस ताकत के बीच में जो एकता देखने को मिलेगी उसको लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। AK मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। AK मिश्रा जी, देखिए सुरक्षा भी हमने इस बार बेहद कड़ी देखी और हमने देखा किस तरीके से PM मोदी लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडेप्टेशन को लेकर, उसकी विशेषताओं को लेकर लगातार जोर